नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी की ये रचना है और इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है। आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर भी व्यंग्य किया है। बच्चों, ये निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते। तो हम पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों पर हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। लेखक एक चित्र में प्रेमचंद जी को देखता है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाई हुई है। उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभरी हैं, पर घनी मूछों के कारण चेहरा उनका हरा भरा दिखाई दे रहा है। पावों में कैनवस किसे कहते हैं? कपड़ों के जूतों को। कपड़े के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यहाँ पर जो लोहे की पतरी होती है जिसके कारण जूते में जो छल्ले होते हैं उसमें आराम से डोरी पिरो ली जाती है। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो डोरी पिरोने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण उनके जूतों में जो डोरी पड़ी हुई है वैसे उल्टी सीधी पड़ी है और उन्होंने उसको बेतरतीब बंद कर रखा है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें पहनने का गुण नहीं है। जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब लेखक सोचता है, एकाएक उसकी दृष्टि इनके जूतों पर चली जाती है कि अगर उन्होंने ये जूते पहनकर फोटो खिंचाई है, ये पोशाक पहनकर फोटो खिंचाई है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस आदमी को पोशाक बदलने का इसके अंदर कोई गुण नहीं है। ये जैसा ही वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। मैं जब चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है, तुम्हारी उंगली बाहर दिखाई दे रही है, इस बात का तुम्हें जरा सा भी एहसास है? तुम्हें जरा सी भी लज्जा है, संकोच है या झेप है? क्या तुम इतना भी जानते अगर तुम अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तुम्हारी उंगली ढक सकती थी, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम जैसे थे वैसा ही तुमने अपना फोटो खिंचवा लिया। तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, लापरवाही दिखाई पड़ती है, बड़ा विश्वास दिखाई पड़ता है। फोटोग्राफर ने जब तुमसे रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अतः कहने का तात्पर्य यह है, तुम जैसे ही मुस्कुराने का प्रयास कर रहे होगे फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा और तुम्हारा फोटो खिंच गया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं है, इसमें एक प्रकार का उपहास है, एक प्रकार का व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अचानक हमारा ध्यान उसकी मुस्कुराहट पर जाता है कि ये केवल फोटो ही नहीं, फटे जूते पहन के फोटो ही नहीं खिंचा रहा है, ये किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने अंतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब लेखक कहता है, अगर तुम्हें फ़ोटो खिंचाने का इतना ही शौक था तो तुम ठीक से जूते पहन लेते या ना खिंचाते फ़ोटो।
तुम्हारे फोटो न खिंचवाने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुम अच्छा कहकर वैसे जैसे थे वैसे ही वहाँ पर बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, विडंबना है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। मुझे इतना दुख है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ तो मेरा रोने का हृदय करता है। मगर तुम्हारी आंखों का ये दर्द, तीखा दर्द भरा व्यंग मुझसे एकदम रोक देता है। लेकिन जब तुम्हारी मुस्कुराहट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो, और मुझे एकदम से मैं जो रोना चाहता हूँ मैं एकदम से रुक जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तुम्हें शायद फ़ोटो का महत्व नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो तुम शायद अपनी फ़ोटो के लिए किसी से जूते उधार ले लेते। लोग तो मांगे के कोर से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई यानी जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो उधार के लोग जो हैं वो जूते मांग लेते हैं, कोट मांग लेते हैं, और मांगे की मोटर से बारात भी निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इच्छ पढ़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यानी लोग मंगने से ही काम चला लेते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। तुम जैसे थे तुमने वैसे ही अपनी फ़ोटो खिंचवा ली। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। टोपी स्वाभिमान का प्रतीक है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। यानी टोपी से हमेशा टोपी से कीमती हमेशा जूता रहा, और जूता जो था वो टोपी से हमेशा कीमती रहने के कारण उसकी कीमत और भी बढ़ गई। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। लोग अपना स्वाभिमान भी निछावर कर देते हैं दिखावे में पड़कर। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हमें दिखाई देते हो। लेकिन ये बात पहले जितनी ज़्यादा मुझे चुभी, आज तक मुझे जितनी पहले कभी नहीं चुभी, आज उतनी चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम तो एक बहुत महान माने हुए कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, और जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर तुम्हारी फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक क्या कहता है कि मैंने जो जूता पहना हुआ वो भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पे कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा मगर पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि आज हम दिखावे में अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर दिखावे का कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात तुम्हें पर्दे का कोई महत्व, तुम्हारे लिए पर्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए हम लोग अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दे रहे हैं। इसी कारण से हमारे जूते का तला तो घिस गया है, ऊपर से जूता सही सलामत दिखता है। यानी हम दिखावे में अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर दिखावे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस कारण तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है लेकिन तुम्हारा तला सुरक्षित है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अब लेखक कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, मैं तुम्हारी तरह फोटो नहीं खिंचा सकता, भला मेरी जीवनी चाहे मेरी बिना फोटो के ही छाप दे कोई। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारा कलेजा, तुम्हारा ये व्यंग भरी मुस्कान देख करके मेरे हौसले पस्त हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया, या पूस की रात में लील गए हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? कोई डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते?
नहीं, मुझे लगता है मादा औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर ये मुझे प्रतीत होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिया के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? जब तुमने किसी से उधार लिया होगा, बनिया तुम्हारे घर तकादा करने आया होगा और तुम घर से निकल गए होगे 2 मील चलकर, उसके लौट जाने की खबर तुम्हें मिले तो तुम अपने घर पहुंचो, इस चक्कर में तुम्हारा जूता फट गया होगा। चक्कर लगाने जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात बनैया घिस गई बिसर गयो हरिराम। आने जाने में ही हमारा सब जूता घिस गया और ईश्वर का नाम ही जो है मैं भूल गया। और ऐसे भुलाकर देने वालों के लिए क्या कहा है, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कर बे सलाम। जिनको देखने से ही दुख उत्पन्न होता है उनको मैं दूर से ही सलाम करता हूँ। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज को परत पर परत सर्दियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखो बच्चों, यहाँ पर टीला शब्द जीवन की रुकावटों से, कठिनाइयों से संबंधित है। रूढ़िवादिता विचारधारा से, समाज में फैली बुराइयों से, जिससे प्रेमचंद जी ने टकराने का सदैव प्रयास किया है और समाज को उसके प्रति जागृत करने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। इसलिए टीला शब्द लेखक ने यहाँ पर जो है इसी संबंध में यहाँ पर लिखा है कि आपका जूता कैसे फट गया। आपने निश्चय ही टीले से टकराने का प्रयास किया होगा, संघर्ष किया होगा, जिस कारण तुम्हारा ये जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि तुम उन टीलों से बचकर भी तो निकल सकते थे। क्या जरूरत थी तुम्हें उन टीलों से टकराने की? समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियां जो है पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम्हें भी उन टीलों से बचकर निकलना चाहिए था, शायद तुम्हारा जूता बच जाता। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ रही है, तुम समझौता कर नहीं सके, यानी तुमसे वो चीज़ें देखी नहीं गई। तुमने समाज को हमेशा जागृत करने का काम किया, समाज के विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया। समाज में गरीबी की स्थिति क्या होती है तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता था, और तुमने समाज को उसके प्रति झंझोर के रख दिया। तुमने समझौता नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की थी? होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी मुक्ति का द्वार यही था कि तुम समाज की रूढ़िवादिता विचारधाराओं से, गरीबी के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न समस्याओं से समाज को जागृत कर पाओ। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम सब दिखावे पर निछावर होते जा रहे हैं, अपना सर्वस्व नष्ट करते जा रहे हैं। उन पर जो उंगलियां छिपाए हैं तलवा घिसाए चल रहे हैं, जो ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से खत्म हो चुके हैं, जिनका तलवा पूरा तरह से घिस चुका है। उन पर जो टीलों को बरकरार बाजू से, जो कभी समस्याओं का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते, हमेशा उनसे बचकर निकलने की काबिलियत रखते हैं, हमेशा उनसे बचकर निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई पर पाँव बच रहा, और तुम डंके की चोट पर कह रहे हो ठीक है मैंने उन टीलों को ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, उससे हमारी उंगली भी निकल आई है बाहर, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पाँव सुरक्षित है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगलियों को ढकने की चिंता में तलवे का नाश करो। तुम दिखावे में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर रहे हो, तुम अपने पूरे तलवे को नष्ट कर डाल रहे हो। आगे तुम कैसे चल पाओगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान समझता हूँ। लेखक कहता है मैं तुम्हारी हर एक बात जो है वह समझने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते थे उसी तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। देखिए इस पैराग्राफ में ध्यान देने वाली बात जो है कि तुम्हारी उंगली संकेत कर रही है जो घृणित है समाज में, जिसको तुम घृणा के योग समझते हो, उसकी तरफ अपनी हाथ से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो।
तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। यानी तुम उन कठिनाइयों की तरफ इशारा कर रहे हो जिनको तुमने ठोकर मार मार कर उसमें अपना जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो जो दिखावे पर कुर्बान होते जा रहे हैं और तुम्हारा सर्वस्व बचा हुआ है, क्योंकि तुम दिखावे में कभी पढ़े नहीं। जैसे थे तुम वैसे ही अपनी फ़ोटो में खींचे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई दिखावा विद्यमान नहीं था, जो मैं तुम्हारी बात को भली भांति, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान को पूरी तरह से समझ रहा हूँ।